Yes. Assalamu alaikum, everybody. It's me, Raheen, and it's on the Raheen's Odyssey. And as you know, that we have started a series of interviews, and today we have Sadia Khalid. So let's welcome the great lady and ask her to introduce herself. Okay. Assalamu alaikum, Raheen, and thank you for giving me this a wonderful opportunity for interacting with you and the people who are listening to me, and I welcome them all. So here is Sadia Khalid, and I'm doing PhD in education and research, and right now I am in the phase of data collection. Moreover, I am a visiting lecturer at my university, Punjab University of the Punjab, and I'm also a master trainer at State Bank for promoting their financial literacy project. I'm a master trainer for Women Entrepreneurship Project by Wi-Fi United Nations in Lahore. I'm also training for the women youth empowerment project in the domains of teacher education, leadership, communication skills, management skills, and conflict resolution. So I'm a president of Umeed Seher. It is an NGO promoting the simple weddings, and we are also doing some kind of charity work. I'm social media coordinator STG Academy, and I have also some of my platform. The Torchbearer. This is my group and page, and through it, I'm also promoting the research-based content and the articles and the training. That is what is my domain. And recently, I have started working in Gilgit-Baltistan with Dil Se Pakistan GB to promote the ecotourism projects. And we have many projects in April in Gilgit-Baltistan, but unfortunately, the circumstances has totally been changed due to the coronavirus. And I'm also doing the blogging, content writing from last 2 years, and I'm a Twitter activist, and now we also run many campaigns on the Twitter. So that's the little kind of introduction from myself. Yeah, so मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें. तो आपका बचपन Yes. कैसा था? मेरा बचपन मेरा बचपन बहुत इंटरेस्टिंग भी था, फुल ऑफ एक्साइटमेंट भी था, अपॉर्चुनिटीज भी था, क्योंकि माय फादर इज वो सर्विंग इन अ पुलिस. सो हम लोगों का यही था कि रहते तो हम लाहौर में थे, क्योंकि लाहौर में अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस और मेरे बहन भाई भी पढ़े थे. मैं सबसे घर में मतलब इफ आई स्टार मतलब मेरे अम्मी अबू, मेरे 3 बड़े भाई, एक बहन, और मैं सबसे छोटी हूँ. तो वो यू नो के छोटे होने का बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता है, लाड प्यार और वो वाला कि आपकी कोई भी ख्वाहिश है, अब्बू को कुछ कह देना, अम्मी को कुछ कह देना, वो फौरन मिला. और वी आर लिविंग इन गवर्नमेंटल रेजिडेंशियल. तो जिस एरिया में मैं रही हूँ, वो एरिया मतलब GR1 था, और वहां पर आज भी बहुत ज्यादा आपको, इफ यू कम टू लाहौर एंड सी रेस कोर्स एंड द माल रोड, एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था. और वो जो एक बचपन होता है, हम मेरा बचपन, या अगर मेरी पर्सनालिटी में मेरे बचपन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए है कि मेरे अम्मी अबू ने हमारी इस तरह से परवरिश की है कि हमें कभी डराया नहीं गया. ये जिन होता है, ये चीजें होती हैं, ये कीड़े मकोड़े होते हैं. हम जिस घर में रहते थे, वहां पे हमने उल्लू भी देखे हैं, हमने वहां पे वॉल्चर्स भी देखे हैं. और आज शायद आज का कोई भी बच्चा लाहौर में तो एटलीस्ट वॉल्चर्स नहीं देखेगा, आउल्स नहीं देखेगा. हमने बैट्स देखे, क्योंकि उस एरिया में दरख्त बहुत बड़े बड़े थे वहां पर. और इवन वहां पर हमने, मेरे साथ खुद हो चुका वहां पे, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ जिन या गोस्ट भी थी. और हमने उन चीजों को अपने घर में भी कभी एक दो दफा इसी तरह हुआ हमारे साथ. और एक दफा मैं सबसे इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊंगी अपने बचपन का, कि आंधी थी और वी आर हैविंग अ साइकिलिंग, और एकदम से मुझे फील हुआ कि कुछ अजीब सा है. मैं उतरी साइकिल से, और मेरा साइकिल 3-4 हिस्सों में टूट गया. और साइकिल बिल्कुल ठीक था, मैं तो चला रही थी भाई के साथ. तो इस तरह के इंसिडेंट्स. और उसके बाद फिर मेरे फादर की पोस्टिंग्स KPK में और बहुत वीरान इलाकों में रही, क्योंकि फिर वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी में रहे, और वो वॉर जोन में चले गए. तो हमने ये सारी चीजें देखी हैं. तो मुझे वो जो एक टिपिकल लड़कियां होती हैं जिन्हें जानवरों से और जिन्हें जिन भूतों और अंधेरे से डर लगता है, तो आई एम नॉट लाइक दैट. सो आई कैन से कि यस, आई एम अ वेरी बोल्ड कॉन्फिडेंट गर्ल. और आपके बचपन की इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. और दूसरा जो इस वक्त मैं इको टूरिज्म
या क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस पे जो काम कर रही हूँ, और दैट इज बिकमिंग माय पैशन। और यही वजह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर मैंने जो पिछले 1 साल में काम स्टार्ट शुरू किया, वो इसी इंटरेस्ट की वजह से किया, क्योंकि मैंने केपीके के वो तमाम ट्राइबल एरियाज देखे हैं जो कि आज बहुत मुश्किल है वहां जाना, क्योंकि वहां पर वॉर हो रही है, एंड देन टेररिस्ट अटैक्स एंड ऑन दैट। उसके बाद फिर मैंने चित्राल और बहुत सारी जगह देखी, और इसलिए मुझे कि पाकिस्तान इज वेरी लकी कंट्री टू हैव द डाइवर्स लैंडस्केप। और अगर हम आज इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें बहुत सफर करेंगे। सो वी हैव our tourism industry have a lot of potential for boosting the country economically। तो ये था, तो इस तरह से मतलब मेरा बचपन बहुत एक्साइटिंग, अच्छा और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ गुजरा है। और सेकेंडली चीज जो मैं एक बहुत मेंशन करूंगी कि बीइंग अ एम्पावर्ड वुमन, इस वक्त मैं पीएचडी कर रही हूँ, इस वक्त मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, एंड माय पेरेंट्स का ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। being a girl, being a woman and doing a lot of things for the society, क्योंकि सोसाइटी एक औरत होने पे बहुत बातें बनाती है कि ये लेट क्यों आती है, ये क्यों पढ़ रही है, इसकी शादी करो, इसके बच्चे होने चाहिए, इसे घर में होना चाहिए, इसकी जगह किचन में, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं। लेकिन ये सिर्फ पेरेंट्स की सपोर्ट है जो कि हम जैसी लड़कियों को कहते हैं कि नहीं, ओके, हम सोसाइटी की बातें हम सह लेंगे, सुन लेंगे, you can do or you can pursue your dreams. So I'm very thankful to my parents. What I am, it is due to them. Yeah. तो लाइक बचपन में एक तो मुझे पता चल गया कि आप काफी ब्रेव थी, लेकिन आप शरारती थी या नहीं थी? हाँ, अच्छा, मैं अभी भी ऑल्दो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाती, तो मैं थोड़ी खामोशी थी, शरारती तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, ये था कि क्योंकि, और दूसरी बात है, मेरे शरारती ना होने या ज्यादा ना बचपन में मैं इतना नहीं बोलती थी, और मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। वो इस वजह से थे क्योंकि मैं छोटी थी, तो मेरे भाई बड़े 3 थे, एंड आई एम इन टू क्वाइट प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, जिसमें ड्राइवर्स भी, वो सर्वेंट्स भी हर वक्त हमारा ख्याल रखते थे। हम वैसे भी वी आर 5 सिबलिंग्स, तो हम आपस में भी खेल लेते थे। तो और दूसरी बात है, हमारे साथ इतनी कोई लोग भी ज्यादा नहीं रहते थे नेबरहुड में, कोई थे ही नहीं, हमारा ही अकेला घर था दूर दूर तक। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से मैं उस प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट की वजह से आई एम नॉट काइंड ऑफ नॉटी गर्ल। मैं थोड़ी सी खामोशी, और ज्यादातर हम अपने अपने में रहते थे। हम्म। तो ज्यादा बचपन में ज्यादा अम्मा के साथ था प्यार या फिर अब्बा के साथ ज्यादा प्यार था? आई गेस के इक्वली आज भी दोनों के साथ है। मेरे फादर का ये था कि वो आज भी अगर हम उन्हें कोई भी बात कहे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये करना है, वो इनकार नहीं करते। मेरी मामा मतलब मदर्स का हमेशा होता है ना कि उनसे कोई ख्वाहिश कर दो तो नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं करना। तो जो कोई चीज होती थी ना मनवाने वाली या कुछ करने वाली, वो तो फिर पापा के पास ही जाना होता था। और कोई बाकी जो, खैर मदर के साथ तो एक नेचुरल अटैचमेंट होती है, लेकिन फादर क्योंकि मेरे सीएसपी ऑफिसर थे, उनकी रीडिंग्स और उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा होती थी, तो आज भी जो डिस्कशंस करनी है, कुछ आइडियाज और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन इज मोर विद फादर। और जो मदर की साइड का, वो तो एक, वो जो लाडियां प्यार और होता है, वो तो फिर मामा के साथ होता ही होता है। हम्म। तो डोंट यू थिंक कि अब आप एजुकेशन में एक पीएचडी कर रही हैं, और अब पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ती नहीं है, और अगर कोई ना कोई पढ़े तो कोई 5वीं तक, कोई चलो मैट्रिक कर ली किसी ने, और किसी ने जान मार के एफएससी कर ली, उससे ज्यादा भी लोग पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम कम होता है, अभी भी ये है। तो आपको उस पे हुआ नहीं कि लाइक आपको एक ग्रैटिट्यूड की भी फीलिंग आती है कि बहुत ज्यादा, यस। या गो अहेड, आई वांटेड टू। yes, I can understand your question. इस वक्त हम अगर एसटीजीज की, मैं इसलिए एसटीजीज की बात कर रही हूँ क्योंकि एसटीजीज के बारे में पता नहीं है। एसटीजी में क्वालिटी एजुकेशन एंड देन जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी को किस तरह अचीव कर सकते हैं पाकिस्तान में, या थिंग्स आर इम्प्रूविंग। मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज पढ़ा रही हैं अपनी बच्चों को, इवन फॉरेन एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने रूरल सेटिंग्स में देखें, तो रूरल सेटिंग्स में वुमेन एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट का
कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ, अपने रिलेटिव्स की बात करूँ, तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन्होंने अपने बच्चियों की बहुत जल्दी शादियाँ कर दी एफए बीए के बाद। और जब मैंने ये स्टेप लिया, लाइक आई एम इनटू माय 30s एंड आई एम नॉट मैरिड येट, तो जब मैंने ये स्टेप लिया था कि नहीं, अभी मेरे ड्रीम्स हैं, या अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं पहुंची एंड आई वांट टू डू अ लॉट मोर, तो हाँ, फैमिली की तरफ से आया, मेरे रिलेटिव्स की तरफ से, या वो आज भी कहते हैं, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि ये जो सोना है, ये सोना, जेवर और ये सब चीजें बन जाती हैं, और ये लड़की की खूबसूरती नहीं होती। लड़की की खूबसूरती है कि वो इतना शाऊर हासिल करे, वो इतनी तालीम हासिल करे कि वो अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। और जरूरी नहीं होता कि आपको, जब आप कुछ करने निकलते हैं तो आप अपने घर से बहुत दूर ही जाएं। अपने घर में रहकर, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही बात है कि पेरेंट्स एंड फैमिली की सपोर्ट के बगैर एक लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और रही बात कि हम रूरल सेटिंग्स में कैसे चीजों को चेंज करें, तो उसमें वही बात है कि अवेयरनेस प्रोजेक्ट, अवेयरनेस देने की जरूरत है। और हमें सबसे क्या वजह है कि गांव में या छोटे देहातों में या छोटे शहरों में वो लोग अपनी बच्चियों को ज्यादा तालीम हासिल करने नहीं देते, या वो बाहर नहीं निकलने देते? इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अपनी सोसाइटी में या अपने माशरे में हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तो इस वक़्त अगर हम तहफ़्फ़ुज़ देने पे काम कर सकें, हमारा कानून इतना सख्त हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रिक्ट हो कि वो डिसिप्लिन इश्यूज को कैटर कर सके। अगर एक लड़का कोई क्लास फेलो है, इवन के बाहर खड़े होकर उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, उसका टीचर उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, और या उसके पास फीस देने के, मतलब इन इश्यूज को जब तक हम वोकल नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को दबा देते हैं। एक लड़की अपने राइट्स की बात करती है तो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो बागी हो गई है, ये क्यों राइट्स की बात करी है? राइट्स तो मुसलमानों ने तो औरतों को 1400 साल पहले राइट्स दे दिए थे। तो एक औरत राइट्स की बात क्यों करे? वुमेन राइट्स तो हमें बहुत मिले हुए हैं, ये सिर्फ अपने आप को मतलब आजाद करना चाहती हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश है। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो इस वक्त हमें एडवोकेसी की या वोकल होने की जरूरत है कि हम उन रियल इश्यूज पे बात करें और उनका हल निकालें। और हल निकालने का तरीका यही है कि जब तमाम इदारे एक जगह पर आकर काम करेंगे। हम सिर्फ बातें करते हैं, हमारे मिनिस्टर्स हो गए, हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हेड हो गए, वो सिर्फ बातें करते हैं, एक्शंस नहीं करते। So we are lacking in actions and implementation plans. यस, तो अब लाइक एक तो बात है कि जब भी कोई भी बच्चा बहुत छोटा होता है तो पहला जो है अम्मा की गोद से उठ के सबसे पहला जाना ज्यादातर स्कूल होता है, और स्कूल में जाके टीचर्स को देखते हैं, और हर बच्चे का पहला ख्वाब होता है आई बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, और वो घर में आके टीचर टीचर है सारा। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होता है बच्चा, तो बच्चे को लगता है नहीं यार, टीचिंग बहुत ड्राई प्रोफेशन है, टीचिंग आई मीन जस्ट लीव इट। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक जो है, कुछ लोग अपने टीनेज तक एक ख्वाब संभाल के रखते हैं कि हाँ, आई वांट टू बी अ टीचर। तो ये टीचिंग और एजुकेशन का कब आपको हुआ? अम, बात है कि इंसान जब ये चाहता है कि किस चीज से वो चेंज ला सकता है सोसाइटी में, एंड कि एक एजुकेशन या किसी को पढ़ाना या किसी को शौर देना एक सबसे सबसे जरूरी मैं कहूँगी जुज़ है किसी भी तब्दीली के लिए। हम तब तक तब्दील नहीं हो सकते जब हम उस चीज के बारे में जानते नहीं है। और एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द डिग्रीज, और इट इज ओनली अबाउट द नॉलेज और द कंटेंट, इट इज मोर देन दैट। खैर मैं तो पिछले 8 सालों से इसी फील्ड में हूँ। और जब मैं शुरू में मुझे शौक था जर्नलिज्म का या मास कम्युनिकेशन का, बट लिखने लिखाने का। लेकिन उसमें फिर मुझे लगा कि शायद क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी भी जर्नलिज्म में जर्नलिज्म में आना लड़कियों के लिए इतना पसंद नहीं किया जाता, और फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। तो देन आई चेंज माय फील्ड। लेकिन उसमें यही था कि मुझे रिसर्च का, लिखने का और बात करने का, या लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने का शौक था। तो वो मैंने किया। और फिर जब मैंने मास्टर्स किया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, फिर एमफिल एंड पीएचडी, और इस वक्त जो मैं काम कर रही हूँ और मैं जो काम करना चाहती हूँ वो टीचर एजुकेशन पर है।
टीचर्स ट्रेनिंग पर है। आप जो ये कह रही हैं कि टीचिंग इज क्वाइट अ ड्राई सब्जेक्ट, वो क्यों है? क्योंकि हमें एक्टिविटी, अब पूरी दुनिया बात करती है कि द कंटेंट नॉलेज, द कंटेंट बेस्ड अप्रोच शुड बी चेंज इनटू द एक्टिविटी बेस्ड। और हम जब एक्टिविटीज में, वो कहते हैं ना खेल खेल में पढ़ाना, हम अपने छोटे बच्चों को खेल खेल में, अगर हम उन्हें ये कह देंगे कि ये पढ़ो कि एक ही ये साउंड है, तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें कोई छोटी सी पोइम लगा दें या कोई एक्टिविटी करा दें या कोई गेम करवा दें, वो उस चीज को ज्यादा लर्न करेंगे। तो इस वक्त जब हमारी अप्रोच है, तो इट इज, अगर हम टीचर और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों के कॉन्सेप्ट अच्छे हों, वो उर्दू को, इंग्लिश को, मैथ्स को और तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़े, तो इस वक्त बहुत जरूरत है कि हम अपनी जो करिकुलम पॉलिसीज है और द वे ऑफ मेथड या टीचिंग मेथोडोलॉजीज को चेंज करें। और हम चेंज करेंगे तो ही हमारे बच्चे सीखेंगे, वरना वो किताब फिर रट्टा तो क्या वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान जब भी कोई क्राइसिस आता है, वो हेल्थ का क्राइसिस हो, नेचुरल डिजास्टर्स का क्राइसिस हो, हम मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर लुकिंग ऑन द यूरोपियन और द अमेरिकन या वेस्ट कंट्रीज को। क्यों हम देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च का कोई भी रुझान नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते, हम रीडिंग्स नहीं करते। और इस वक्त जो हमारे साथ ही क्यों इशू है कि सोशल मीडिया पे वो फेक न्यूज जो है वो रिवॉल्व होती जाती हैं, और इवन कि हमारे मिनिस्टर्स भी उन्हीं उन्हीं सुनी सुनाई बातों को आगे कोट कर देते हैं। इसकी वजह है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते। तो जब तक हम रिसर्च, इनोवेशन और हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करेंगे, जिसको आजकल दुनिया में स्टेप लर्निंग या स्टेप एजुकेशन कहा जा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहा जा रहा है, जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग्स नहीं उस मुताबिक करेंगे, हमारा निजाम भी नहीं बदलेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, अब एक चीज़ जो मुझे अभी 3 क्लास में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए ना, जिस तरह फ्रैक्शंस उस वक़्त मुझे पढ़ाई गई थी और अभी तक मुझे फ्रैक्शंस पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ाई जाएँगी। और उस वक़्त अब जिस तरह टीचर ने समझाया था, वो बहुत डिफरेंट था, और वो आगे हर टीचर ने अपनी नई कंट्रीब्यूशन किया आइडिया पे और जाके एंड पे बन गया। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। लेकिन आपका अब एजुकेशन में हैविंग अ पीएचडी, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, आई थिंक इज़ a moment of pride for you, right? Yeah, so यस। yeah, I wanted you to elaborate. हम्म। अब एक्टिविटी बेस्ड मतलब जो करिकुलम है, इस वक्त कंटेंट डेवलपमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे हैं, यानी अगर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहली बात है मुझे जिस चीज पर एतराज वो ये है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, दे डोंट हैव अ डिग्री इन एजुकेशन। अगर उनके पास एजुकेशन की डिग्री नहीं है, तो हाउ कुड दे अंडरस्टैंड कि हमारी इस वक्त की नीड्स क्या है और दुनिया कहाँ जा रही है। और पाकिस्तान में जो बेसिकली जो करिकुलम है, दैट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। उसमें फर्स्ट फेज होता है आपका प्लानिंग, उसके बाद फिर आपका फेज होता है मतलब इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन में भी क्या आपकी टीचिंग कंटेंट क्या होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगा, आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, एंड देन द इवेलुएशन प्रोसेस। और उसके बाद मतलब प्लानिंग, फिर डिजाइनिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवेलुएशन। ये तमाम प्रोसेसेस है। जब हमारे जितना भी, अगर एक हमारे, क्योंकि नेशनल लेवल पे इस वक्त करिकुलम डिजाइन हो रहा है और वो कुछ एसओपीज दे रहे हैं, और जब उनको ही नहीं पता तो वो हमारी नीड्स को किस तरह से कैटर करेंगे। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा मसला है, जिस तरह आप बता रहे हो कि आपकी क्लास 3 की टीचर ने कुछ और मेथड से पढ़ाया, 4 का कुछ और, 5 से में भी, एक कैम्ब्रिज की हो, एक ऑक्सफोर्ड की हो, एक बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हो, ऑफ कोर्स उनके कॉन्सेप्ट्स हमारे, क्यों हमारे बच्चे इस वक्त इसलिए कंफ्यूज हैं, या हमारा सिस्टम ही कंफ्यूज है क्योंकि हमने कभी भी यूनिफॉर्म करिकुलम पे बात ही नहीं की है। और उसके बाद पूरी दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, उसमें आप बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाएं। क्योंकि वो हम क्या कहते हैं, हमारा मेन एम्फेसिस है कि हम बच्चों को इंग्लिश सिखा दें, बस इंग्लिश इंग्लिश फर आनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए हैं कि नहीं। तो इस वक्त हमारे पास वी हैव 4 प्रोविंसेस एंड एवरी प्रोविंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज। और इवन के अगर हमारा गिलगित बल्तिस्तान की मैं एग्जांपल दूं, तो गिलगित बल्तिस्तान में तो 26 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पंजाब में बात है तो पंजाबी के अलावा सराइकी भी बोली जाती है, और उनका डायलैक्ट भी डिफरेंट है।
अगर हम केपी की बात करें तो वहाँ पे हिंदको स्पीकिंग भी है, पश्तून स्पीकिंग भी है, सिंध, चलो सिंध में तो सिंधी ही है एक लैंग्वेज। तो हम लोग बहुत सारे हमारे रीजनल, नेशनल और सोसाइटल इश्यूज हैं। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी उन इश्यूज को कैटर नहीं किया और हमारी बुक्स एक दफा बन जाती हैं। गवर्नमेंट स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक और मखलूक समझा जाता है, वी ट्रीट लाइक देम। और जो प्राइवेट है, और प्राइवेट में भी एक हाई लेवल ऑफ स्कूल्स बिल्कुल डिफरेंट करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, या उनकी टीचर्स ट्रेनिंग भी डिफरेंट तरीके से हो रही है। और जो ये गली मोहल्ले में ये जो एक एक बिल्डिंग पे जो स्कूल्स बना दिए जाते हैं वो भी बच्चों के साथ जाती हैं। तो हमारे तो इतने इश्यूज हैं कि हम किन किन पे बात करें। एग्जैक्टली अब मैंने मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने विजिट किया हुआ है। आई सीन हाउ बैड द कंडीशंस आर। और अब मैं पाकिस्तान के जो लाइक हाई स्कूल्स जो माने जाते हैं उसमें पढ़ती हूँ। द सिटी स्कूल अब काफी पहचाना था स्कूल है। Yeah, that's उसमें enough. तो उसका करिकुलम इज वेरी डिफरेंट। उसकी क्लास की लुक ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो Yeah. क्लासरूम्स, चेयर्स, डेस्क, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो जाहिर बात है दे विल ग्रो अप टू बी डिफरेंट एंड द अदर पीपल विल ग्रो अप टू बी डिफरेंट। क्योंकि आखिर में तो जाके प्राइवेट स्कूल में तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं। एक बहुत एक डिस्ट्रीब्यूटेड से लोग होते हैं और फिर आगे Yes, जाके we वो are भी बड़े होंगे। basically we are creating a clusters, जिसको आप clusters कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के भी वो क्लस्टर्स हैं, और गवर्नमेंट स्कूल का भी एनवायरनमेंट जो कि एक लाहौर या इस्लामाबाद का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो एक बिल्कुल रूरल एरियाज है। और अभी भी मैंने कुछ रूरल एरियाज पंजाब के विजिट किए हैं जहाँ पे उनके पास टेबल चेयर्स नहीं है, वो धूप में पढ़ते हैं, वो बारिश में पढ़ते हैं। केपीके में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं। और अगर हम माउंटेनस या हिल स्टेशन में चले जाएं तो वो बच्चे पता नहीं कितने किलोमीटर उन पहाड़ी इलाकों में बर्फ में चलकर या बारिश में चलकर दरिया क्रॉस करके आते। तो वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट क्लस्टर्स। तो हम उन क्लस्टर्स को कैसे, जब हम क्लस्टर्स डिफरेंट बना रहे हैं, हम उनको डील और तरीके से करें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब वो 22 और 23 इयर्स के हो जाएंगे तो दे विल बिकम प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान? दे विल नॉट, क्योंकि उनमें वो कॉम्प्लेक्सेस पहले से ही आपने बना दिए। एग्जैक्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इवन इफ इट्स एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स तो लाइक देर प्राइवेट तो प्राइवेटली ओन्ड है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में एक स्टैंडर्ड हो। अब आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थे, तो वो साहब हमें बता रहे थे, ही एक्चुअली रेड आउट द entire thing for me and he told कि अब ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हर प्रिंसिपल के पास इस तरह के लेटर्स जा रहे हैं कि कोर्सेरा और एडेक्स को अपने जो उनका है, क्या कहते हैं उसे, उनका जो सिलेबस है उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, घर जाके बच्चे कोर्सेरा या फिर एडेक्स पे जाके उसे समझेंगे, घर जाके भी इस तरह की कैलेंडर में ऐड इस्तेमाल करें हम। करेंगे। तो अब जैसे छोटी सी कंपनी में भी एग्जांपल मैं देखिए। आपको दूंगी। हाँ, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अभी जिस तरीके से कि 31 मई तक अब तो ऐलान हो गया है, या अब भी वी आर फेसिंग द क्लोजर ऑफ ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान। अब उन्होंने ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे आर शिफ्टिंग देयर क्लासेस टू ऑनलाइन। बट प्रॉब्लम ये है कि आप ऑनलाइन तो शिफ्ट करो। आई नो सम ऑफ द टीचर्स जिन्होंने जूम क्लासरूम किया, जब उनके पार्टिसिपेंट पढ़ते हैं दे डोंट नो हाउ टू म्यूट द पार्टिसिपेंट्स, या उन्होंने बच्चों को नहीं कहा कि अपने स्पीकर्स को अपने माइक्स को ऑफ कर दें, वीडियोस को ऑफ कर दें, और वो पर्सनल चैट्स में चले गए। या उसके बाद उन्होंने कोई अजीबोगरीब सी कोई मजाक कर दिया या तस्वीरें लगा दी पर्सनल चैट्स में या ओवरऑल चैट में। तो ये इशू है कि जब तक आप टीचर्स को सिखाएंगे नहीं कि हाउ टू कंडक्ट क्लासेस ऑन जूम और एनी अदर प्लेटफॉर्म, और उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, एटलीस्ट वहां पे टीचर्स की तो 1 डे की वो ट्रेनिंग अपने इंस्टीट्यूट्स में करवा सकते थे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर हैविंग, जो अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इस वक्त हर सेमेस्टर की फीस को 1 लाख ले रहे हैं। तो व्हाई दे थॉट कि अगर एक टीचर ने पीएचडी किया या एमफिल किया हुआ है तो उसको जी तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी पता होंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट सबको नहीं पता हो सकते। सो दीज आर द थिंग्स जो जिन जिन ये इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं वी आर फेसिंग।
और आज भी मैं बात करी थी एक अपने मतलब टीचर्स से कि हमें पाकिस्तान में किस तरह से सिखाना है कि आपने जब ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग दोनों तरह से केटर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज में कैलेंडर्स देखे, उनके कैलेंडर्स इतने मेंटेन होते हैं कि आपने 1 मार्च को क्या करना है, 2 को क्या करना है, 3 को क्या करना है, आपने किस तरह से अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। उसमें टीचर हमारे क्या होता है, अब वो जो आपने शायद यूनिवर्सिटी या आपके बड़े कोई कजन या बहन भाई होंगे, तो वो लास्ट डे पे टीचर जो है वो बच्चे कॉपी पेस्ट करके टीचर की टेबल पे बस रखना जरूरी है। तो आप ये वाली जितनी भी चीजें, आप टेक्नोलॉजी या दुनिया कहाँ जा रही है, और हमारी यूनिवर्सिटीज में वो इतनी फीसें लेने के बावजूद भी क्वालिटी नहीं दे रहे बच्चों को। अगर आप देखो बीएस का स्टूडेंट आज भी जाकर आप किसी बीएस के स्टूडेंट से इंटरव्यू कर लो ना, तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ये नॉलेज नहीं दी जाती। So that's why we are so much lacking in research, innovation, and infrastructure and all the systems. यस। तो आपको एसडीजीज का किस तरह पता चला? किसी ने बताया, आंखों के सामने एकदम से आ गया? किस तरह पता चला एसडीजीज का आपको? एसडीजीज का ये था कि सबसे पहली बात है कि लाहौर में जो मिस मरियम है, उन्होंने मुझे कहीं यूनिवर्सिटी में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही को इनवाइट किया था। इनफैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट था, तो 8 मार्च के सिलसिले में उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उसके बाद फिर सर अमार जाफरी और से बात होना शुरू हुई, और इस तरह से मैं उनके मतलब एक लिंक में थी, ग्रुप में थी, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट एसटीजीज, और फिर मीनवाइल एसटीजीज एकेडमीज भी बन गई, और इस तरह से आई एम विद देम। और ये कि मेरा क्योंकि सोशल मीडिया और मैं ट्विटर पे काफी ज्यादा एक्टिव हूँ, तो यही है कि मैं इस वक्त मेरी कोशिश यही है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जितना ज्यादा अवेयरनेस दे सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी कुछ मतलब वही बात है कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप ज्यादा लोगों को रीच नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू रीच द पीपल across many platforms, yeah, across many countries. Yes, and that is what I also believe. और एक बात इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है, इट इज टेक्नोलॉजी। बिकॉज अभी मैं लैपटॉप पे बैठी हुई हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और अभी आप लाहौर में है, मैं इस्लामाबाद में हूँ। हम किसी भी तरीके कितने टाइम भी प्लान कर लेते, तो मैं उधर आती या आप इधर आती, तो ये हमारी कॉन्वर्सेशन ना हो सकती। पहले मैं बैठती थी घंटा 2 घंटा, मेरा यहाँ पे फेसबुक लाइव पे चलता था, लेकिन अब 3-4 घंटे चलता है, क्योंकि using this thing I talk to people all around the world. I teach English with a US teacher. So yeah, I think is a very blessing for us, especially in this वेरी time. यूजफुल। किसी भी बात बट हम बट ये है कि मैं सबको यही मैसेज देती हूँ, क्योंकि आई एम यूजिंग सोशल मीडिया। मतलब वैसे तो मेरा शायद फेसबुक पे अकाउंट मैंने 2009 में बनाया, अब 11 साल हो चुके हैं, बट उस चीज को कभी हमने इतना सीरियस नहीं लिया था। और सेकेंडली जब आप यूनिवर्सिटी में जब आपका कोर्स वर्क चल रहा होता है, यू यू हैव बीन सो मच बिजी इन असाइनमेंट्स, और क्लास में उतना तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन जो जब आप वीकेंड्स पे, मैं हमेशा कहती हूँ कि यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद द पर्पस। सबसे जरूरी बात है कि आप अपने आप को समझें कि व्हाट यू आर गुड एट, अपनी स्किल्स को पहचानें, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल्स को पहचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस फील्ड में, किस डोमेन में इंटरेस्ट है, आपकी स्किल्स किस चीज में अच्छे हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है। ये तमाम चीजों को जानने के बाद फिर आप एक अपना पर्पस बनाएं। और अब तो देयर इज सो मच इजी, इवन के फेसबुक पेज से ज्यादा आप ग्रुप में बहुत ज्यादा एंगेजिंग किस्म की डिस्कशंस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप डिफरेंट लोगों से बात कर सकते हैं। और मुझे याद है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ इस वक्त डिफरेंट एनजीओ के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरा जब भी कांटेक्ट हुआ है वो थ्रू फेसबुक या नेटवर्किंग हुआ है। सो बहुत सारे लोग जो है ना वो डरते हैं या वो बात नहीं कर पाते, और वो ये सोचते हैं कि हम अपनी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाएं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अप्रोच करें, हम उन पर्सन से। तो आप अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लें,
and always be polite and kind when you start a conversation. और आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, जितनी आपकी नेटवर्किंग ज्यादा होगी ज्यादा ज्यादा आप पेजेस ज्वाइन करें जिस जिस फील्ड में आपको अगर एसटीजीज में इंटरेस्ट है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे इंटरेस्ट है, आपको एजुकेशन पर, हेल्थ पेज, जो जो भी आपकी फील्ड है आप उससे रिलेटेड पेजेस ज्वाइन करें, लोगों से ज्वाइन करें, और कहीं ना कहीं आपको एक जो है ना फोकस या एक लाइन मिल जाएगी. तो इट इज सिंपली आपको प्रेसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है. और मैं एक और बात करती हूँ कि हम मतलब हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड बीइंग एजुकेटेड या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें जो है वो पॉजिटिव सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करें. और दूसरी चीज है कि क्योंकि हमारे पास तमाम रिसोर्सेज हैं, और जब भी कोई न्यूज आती है उसको कहीं शेयर करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लें. क्योंकि मुझे जब मैं ग्रुप्स में होती हूँ, मैं अक्सर ग्रुप्स लेफ्ट भी इसी वजह से करने भी पड़ जाते हैं, या लोग डोंट मतलब हमें अपने आप को जो है ना इररेलेवेंट सोर्सेज या इररेलेवेंट न्यूज में जो है तो हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, और हमें इस तरह से इररेलेवेंट टॉक्स में जो है ना इंडल्ज भी नहीं होना पड़ेगा. इतना यू विल लूज योर पर्पस. तो पर्पसफुल रहने के लिए भी आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है. जी. और देखें, इतने इतने एजुकेटेड असल में गेस्ट्स का ये फायदा होता है, वो आपके मैसेज पूछने से पहले ही मैसेज दे देते हैं. तो थैंक यू, हाँ ऐसा ही है. थैंक यू सो मच सादिया दैट यू केम हियर टुडे, और आपने आके Okay, thanks. इतनी अच्छी अच्छी बातें की और अपने बारे में बताया. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Okay, thank you. So kind of you. Yes, Okay. and with this, we are done with the interview, and we'll come again with a new person with a new story. So, Allah Hafiz, everybody.